हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो बस इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बता रही है कि कुछ दिन पहले मैंने एक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था। इस तरह की बात को कहने के लिए हम पास्ट सेंटेंस का यूज़ करते हैं, क्योंकि बता रही है कि कुछ दिन पहले मैंने कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था। जैसे इंग्लिश में बोलेंगे a few days ago यानी कुछ दिन पहले। I applied for a job in a company, मैंने कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था। A few days ago I applied for a job in a company, कुछ दिन पहले मैंने एक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था। आप इसे थोड़ा चेंज भी कर सकते हो। आप a few days ago की जगह कुछ इस तरीके से कह सकते हो कि I recently applied for a job in a company। इसका मतलब होता है कि मैंने हाल ही में एक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था। कहने का वही मतलब है कि कुछ दिन पहले या हाल ही में, बिल्कुल सेम मीनिंग है, बस यहाँ पे हम वर्ड को चेंज कर रहे हैं। आई रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में। आई रिसेंटली अप्लाइड फॉर अ जॉब इन अ कंपनी, हाल ही में मैंने कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था। कल मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आई। इंग्लिश में बोलेंगे येस्टरडे आई रिसीव्ड अ कॉल फॉर एन इंटरव्यू। येस्टरडे आई रिसीव्ड अ कॉल फॉर एन इंटरव्यू, यानी कल मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आई। तो मैं इंटरव्यू के लिए गई लेकिन क्लियर नहीं कर पाई। यहाँ पर क्लियर नहीं कर पाई का मतलब है कि मैं इंटरव्यू देने गई लेकिन इंटरव्यू में पास नहीं हुई, फेल हो गई, यानी इंटरव्यू को क्लियर नहीं कर पाई। सो आई वेंट फॉर द इंटरव्यू बट कुडंट क्लियर इट। सो आई वेंट फॉर द इंटरव्यू, तो मैं इंटरव्यू के लिए गई बट कुडंट क्लियर इट, लेकिन उसे क्लियर नहीं कर पाई, यानी इंटरव्यू में पास नहीं हो पाई। मैं इंटरव्यू के दौरान नर्वस हो गई थी। इंग्लिश में बोलेंगे आई गोट अ बिट नर्वस ड्यूरिंग द इंटरव्यू। अब बिट नर्वस का मतलब है कि थोड़ी नर्वस हो गई थी मैं इंटरव्यू देने के दौरान। जब मैं इंटरव्यू दे रही थी थोड़ी नर्वस हो गई थी। आई गोट अ बिट नर्वस ड्यूरिंग द इंटरव्यू एंड स्टार्टेड स्टम्बलिंग वाइल स्पीकिंग। इसका मतलब है और बोलते बोलते लड़खड़ाने लगी, है ना। एक तो नर्वस हो गई, और जब इंसान नर्वस हो जाता है इंटरव्यू में तो लड़खड़ाने लगता है, इससे सही से वर्ड भी नहीं बोले जाते। तो बता रही है कि एंड स्टार्टेड स्टम्बलिंग वाइल स्पीकिंग, और बोलते बोलते लड़खड़ाने लगी। अब देखो यहाँ पर आगे बोल रही है कि इसके अलावा इंटरव्यू बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बता रही है कि एक तो मैं इंटरव्यू देते समय लड़खड़ाने लगी, यानी कि नर्वस हो गई, और बता रही है कि इसके अलावा इंटरव्यू बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अब इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा। इसके लिए हम की वर्ड का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, यानी कुछ तो हमने बताया भी, जैसे हम इंटरव्यू के बारे में बता रहे हैं कि मैं नर्वस हो गई थी और मैं लड़खड़ाने लगी थी बोलते वक्त। अब उसमें और इन्फॉर्मेशन हम ऐड कर रहे हैं कि इसके अलावा जो इंटरव्यू था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अब इसे बोलने के कुछ तरीके होते हैं, तो हम इसके अलावा के लिए कह सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम दिस द इंटरव्यू वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। हम यहाँ पर डिफिकल्ट के अलावा भी और वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम दिस द इंटरव्यू वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। यहाँ वेरी की जगह हम एक्सट्रीमली का यूज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस द इंटरव्यू वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, इसके अलावा इंटरव्यू बहुत ज़्यादा मुश्किल था। आप ऐसे भी कह सकते हो इन एडिशन टू दिस। यहाँ पर इसके अलावा यानी इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं तो हम बोलेंगे इन एडिशन टू दिस, यानी कि इसके अलावा, इसी के साथ साथ द इंटरव्यू वॉज वेरी चैलेंजिंग। यहाँ पर वहाँ पर हमने बोला था एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि वेरी चैलेंजिंग। तो डिफिकल्ट की जगह आप चैलेंजिंग का भी यूज़ कर सकते हो, कहने का मतलब वही है। इन एडिशन टू दिस द इंटरव्यू वॉज वेरी चैलेंजिंग, इसके अलावा जो इंटरव्यू था वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। अब आगे कह रही है कि दूसरी बात यह है कि मैंने इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी नहीं की थी। देखो इंटरव्यू के लिए जो भी जाता है तैयारी करके जाता है, तो अपने बारे में और बता रही है, कह रही है कि दूसरी बात यह है कि मैंने इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी नहीं की थी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे अनदर थिंग इज दैट आई डिडंट प्रिपेयर वेल फॉर द इंटरव्यू। अनदर थिंग इज दैट, यानी दूसरी बात यह है कि आई डिडंट प्रिपेयर वेल फॉर द इंटरव्यू। दूसरी बात यह है कि मैंने इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी नहीं की थी। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि ऑल्सो आई वॉजंट वेल प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू। ऑल्सो आई वॉजंट वेल प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू। जो लोग एडवांस इंग्लिश बोलते हैं ना, वो इस तरीके से यूज़ करते हैं। देखो हमारे पास ये दो तरीके हैं इसे बोलने के। तो हम कहेंगे अनदर थिंग इज दैट आई डिडंट प्रिपेयर वेल फॉर द इंटरव्यू, यानी दूसरी बात है कि मैंने इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी नहीं की थी। या आप बोलोगे ऑल्सो आई वॉजंट वेल प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू, कहने का मतलब है कि मैंने इंटरव्यू के लिए अच्छे से तैयार नहीं थी, मैंने इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी नहीं की थी। अब बता रही है कि एक बात मैंने और नोटिस की
कि मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी है। तो जब ये इंटरव्यू देने गए तो इसे पता चला कि इसके अंदर कॉन्फिडेंस की भी कमी है। तो बता रही है कि आई हैव नोटिस्ड वन थिंग, यानी एक चीज़ मैं नोटिस की, आई लैक कॉन्फिडेंस, यानी मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी है। आई हैव नोटिस्ड वन थिंग, मैंने एक चीज़ नोटिस की, आई लैक कॉन्फिडेंस, कि मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी है। ऐसे भी कह सकते हैं कि देयर इज समथिंग आई हैव ऑब्जर्व्ड, यानी कुछ था जो मैंने ऑब्जर्व किया, यानी जिसे मैंने नोटिस किया, ऑब्जर्व किया। देयर इज समथिंग आई हैव ऑब्जर्व्ड, आई हैव अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आप ऐसे भी कह सकते हो कि आई लैक कॉन्फिडेंस, आई हैव लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी मैंने एक बात और नोटिस किया, यानी ऑब्जर्व किया कि मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी है। अब आगे देखते हैं कह रही कि मैं ऐसी सिचुएशन में अक्सर घबरा जाती हूँ, यानी जहाँ मुझे लोगों से बात करनी पड़ती है, अनजान लोगों से। जैसे इंटरव्यू हम देने जाते हैं तो हम ज़्यादातर सामने वाला जो पर्सन होता है जो हमारा इंटरव्यू लेता है, हम उसे जानते नहीं है, यानी वो हमारे लिए अनजान होता है, इसलिए हम थोड़ा और ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो बता रही है कि ऐसी सिचुएशन में मैं अक्सर घबरा जाती हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई ऑफन गेट नर्वस इन सच सिचुएशंस। आई ऑफन गेट नर्वस इन सच सिचुएशंस, यानी मैं ऐसी सिचुएशन में अक्सर घबरा जाती हूँ। आई ऑफन गेट नर्वस इन सच सिचुएशन। अब आगे बता रही है कि यहाँ पर हम इसी सेंटेंस को इस तरीके से भी कह सकते हैं कि आई टेंड टू फील एंग्शियस इन सच सिचुएशन। आई टेंड टू फील एंग्शियस इन सच सिचुएशन, कहने का मतलब है कि मेरी ये झुकाव है, यानी मेरी ऐसी प्रवृत्ति है कि मैं अक्सर इस सिचुएशन में घबरा जाती हूँ। अब आगे देखो ये क्या बोल रही है, यहाँ पर कह रही है कि साथ ही साथ मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर भी काम करना है, यानी इंटरव्यू के दौरान इसे पता चला कि इसकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी नहीं है। तो कह रही है कि बिसाइड्स एवरीथिंग एल्स, इसका मतलब है या तो आप कह सकते हो कि साथ ही साथ, या आप कह सकते हो कि बाकी सबके अलावा, यानी बाकी सब जो भी बताया उसके अलावा, बिसाइड्स एवरीथिंग एल्स आई हैव टू पुट एफर्ट्स इनटू डेवलपिंग माय कम्युनिकेशन स्किल्स। तो पुट एफर्ट्स का मतलब है यहाँ पर मेहनत लगाना, प्रयास करना। तो बता रही है कि बिसाइड्स एवरीथिंग एल्स आई हैव टू पुट एफर्ट्स इनटू डेवलपिंग माय कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी साथ ही साथ इन सबके अलावा मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर भी काम करना है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि अलोंग विद एवरीथिंग एल्स, यानी बाकी सबके साथ साथ, अलोंग विद एवरीथिंग एल्स, यानी साथ ही साथ, बाकी सबके साथ साथ, अलोंग विद एवरीथिंग एल्स आई ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन इम्प्रूविंग माई कम्युनिकेशन स्किल्स। तो यहाँ पर गलती से कम्युनिकेशन स्किल लिखना मैं भूल गया। अलोंग विद एवरीथिंग एल्स आई ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन माई इम्प्रूविंग माई कम्युनिकेशन स्किल्स। यहाँ पर कह रही है कि मेरे फोन में कुछ कमी हो गई है। इस इंग्लिश में हम दो तरीके से कह सकते हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माई फोन, या हम कहेंगे माई फोन इज एक्टिंग अप। माई फोन इज एक्टिंग अप हम जब कहते हैं कि जब फोन चलता नहीं है तो कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो हम कहते हैं कि माई फोन इज एक्टिंग अप, या हम कहेंगे देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माई फोन, यानी मेरे फोन में कुछ गड़बड़ है, कुछ कमी हो गई है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माई फोन, या माई फोन इज एक्टिंग अप। यहाँ पर कह रही है कि मैं किसी और शहर में जाने के बारे में सोच रही हूँ। इंग्लिश में बोलेंगे आई एम कंसिडरिंग मूविंग टू अनदर सिटी। आई एम कंसिडरिंग मूविंग टू अनदर सिटी, यानी किसी और शहर में रहती है लेकिन अब कहीं और किसी और शहर में जाकर रहने के बारे में सोच रही है। तो तरीके आई एम कंसिडरिंग मूविंग टू अनदर सिटी, यानी मैं किसी और दूसरे शहर में जाकर रहने के बारे में सोच रही हूँ। बाकी रही कि बट, लेकिन आई हैव बिकम यूज टू लिविंग इन दिस सिटी, लेकिन मुझे शहर में रहने की आदत हो गई है। बट आई हैव बिकम यूज टू लिविंग इन दिस सिटी, जब हम कहते हैं ना कि मैं यूज टू हो गया किसी चीज़ का, यानी कि मुझे आदत हो गई किसी चीज़ की, मैं यूज टू हो गया यहाँ रहने का, मैं यूज टू हो गया गर्मी में, तो यहाँ पर यूज टू का मतलब आदत से होता है। बट आई हैव बिकम यूज टू लिविंग इन दिस सिटी, लेकिन मुझे शहर में रहने की आदत हो गई है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को सच में इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस तरह की वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी, क्योंकि यहाँ पर एक ही सेंटेंस को बोलने के हम अलग अलग तरीके बताते हैं, जिससे आपको नए नए वर्ड सीखने को मिलते हैं और नए नए स्ट्रक्चर भी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।